और अब खबरें विस्तार से। जम्मू विश्वविद्यालय के जोरावर सिंह सभागार में एक सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, भारत और ताकतवर बनता जा रहा है और जरूरत पड़ने पर भारत सीमा पार जाकर भी हमले कर सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के नेटवर्क को कमजोर किया गया है और भारत की सीमा, सम्मान और स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जा सकता है। सरकार ने यहां धारा 370 हटाने का अपना वादा पूरा किया है। ये लोगों के पक्ष में नहीं था। उन्होंने कहा कि पीओजेके के लोगों को उनकी सरकार परेशान कर रही है और वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने यहां आफ्सपा पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों में आफ्सपा हटा दिया गया है और शांति बहाल होने पर जम्मू कश्मीर में भी या जम्मू कश्मीर से भी आफ्सपा हटाया जा सकता है। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी आकर भारत मार सकता है। पूर्वोत्तर भारत में इंसर्जेंसी की समस्या पर साथियों जहां हमने काबू पाया है, वहीं पर वामपंथी उग्रवाद नक्सलिज्म पर भी नियंत्रण पाने में हमने काफी सफलता हासिल की है। और आज नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से में आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हटा लिया गया है। अब मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब जम्मू और कश्मीर में भी परमानेंट पीस आएगी और यहां से भी आफ्सपा हटाने का हमें। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए और इसके बाने को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज कौल, एडिटर इनपुट। मनोज जी, आज जो कुछ राजनाथ सिंह ने कहा, पहले तो आप ये बताएं कि ये अवसर कौन सा था, किस मौके पर ये बातें उन्होंने कही हैं। देखिए विशाल, ये बीजेपी का जो प्रोग्राम है जनसंपर्क अभियान, उसी के तहत ये एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया था, तो जिसमें राजनाथ सिंह भी एक चीफ गेस्ट के तौर पर जहाँ उसमें शामिल हो गए थे। और उसमें उन्होंने साफ ये कह दिया कि जो डिफेंस का क्षेत्र है उसमें भारत ने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, कितना आगे बढ़ा है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो। दोनों डायमेंशन के बारे में उन्होंने ये कहा कि भारत अब सक्षम है, भारत अब और मजबूत हो चुका है और वो किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जहां तक जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने साफ ये कह दिया कि जिस तरह से यहाँ आतंकवाद था जम्मू कश्मीर में, उनका ये साफ कहना था कि आतंकवाद जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया है, उस पर जो पूर्व सरकारें थी उन्होंने पाकिस्तान को सही जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि पूर्व जो सरकारें थी उन्होंने पाकिस्तान को वो जवाब नहीं दिया जो देना चाहिए था। और उसी के साथ उन्होंने जिक्र किया पुलवामा हमले का। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब पुलवामा का हमला हुआ तो पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया गया, जिससे पाकिस्तान को ये लगा कि अगर वो किसी भी तरीके से भारत में किसी भी जगह पर, या जम्मू कश्मीर हो चाहे कोई और इलाका हो, अगर वो उस तरह की कोई भी हरकत अंजाम देता है तो उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि यहाँ जो आर्टिकल 370, उन्होंने कहा कि एक वादा था जो बीजेपी ने पहले से ही किया था, वो ये कहा था कि आर्टिकल 370 जो है उसको हटाया जाना जरूरी है, क्योंकि उनके मुताबिक जो आर्टिकल 370 है वो लोगों के हित में नहीं था। और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो अपना वादा किया था उसको हटाने का वो पूरा कर दिया है और उसके बाद से जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट जो है काफी आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। उन्होंने ये जिक्र किया कि जो बैक चैनल्स थी, जो फाइनेंशियल चैनल्स थी, जो हवाला के जरिए पैसा आता था, टेरर फंडिंग होती थी, उनको ब्लॉक किया गया है। और जो टेरर सिंपथाइजर्स थे, जो आतंकवाद को समर्थन देने वाले लोग थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे हालात जो हैं वो सुधरते जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने पीओके का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले जम्मू कश्मीर के बारे में जो वो राग अलाप रहा है उसको बंद कर देना चाहिए, उसको अपनी जो अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। पीओके का जो हिस्सा है वो भारत का था, भारत का है, वो भारत का ही रहेगा। और उन्होंने ये साफ जिक्र किया कि अपनी पीओके में जो आवाम है, वहां के जो लोग हैं, वहां की जो जनता है, उन पर पाकिस्तान की तरफ से जुल्म ढाए जा रहे हैं और वो खुलकर अब मीडिया के जरिए ये बोलते हैं कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दे दिया कि अगर वो आतंकवाद को बंद नहीं करता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो
जिस तरह से एयर स्ट्राइक्स हुई थी पाकिस्तान के अंदर या पीओके के अंदर, उस तरह भारत वो इतना सक्षम हो चुका है कि वो पाकिस्तान के अंदर जाके भी हमला कर सकता है। यानी एक कड़ा संदेश राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान को दिया कि वो जो बिल्कुल। मैं मनोज जी इसी पर आपसे थोड़ा और एक सवाल करना चाहता हूं कि अमित शाह भी इस बारे में कह चुके हैं पीओके के बारे में, और राजनाथ सिंह भी मुझे लगता है ये शायद तीसरी बार ये बातें कह रहे हैं। अलग अलग मौके पर कई बार उनसे रैली में आवाज देकर पूछा गया पीओके उनका कहना था सब्र सब्र। गिलगित बल्तिस्तान को लेकर कई बार बात कह चुके हैं, आज फिर राजनाथ सिंह ने कहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीओके को लेकर जो हमारी सरकार है वो संजीदा है, और क्या आने वाले कुछ महीनों में हम इस तरफ कुछ कदम बढ़ता देख सकते हैं? हाँ, देखिए ये जो पीओके का जो मामला है ये आज का मामला नहीं है। पार्लियामेंट में रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं इस बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि जो पीओके है उस पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है। और उसके बाद जो अलग अलग सरकारें आई उनका भी ये कहना था कि इस तरह की जो बातें हैं जो मुझे कहते आए हैं कि पीओके भारत का अटूट हिस्सा है और उसको एक दिन भारत के साथ एक बार फिर विलय होना जरूरी है। लेकिन जब से हमने देखा कि जब बीजेपी की सरकार आई है पिछले 9 साल की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो मामला है ये काफी जोर पकड़ता जा रहा है। आपको याद होगा कि जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था, तो उस वक्त अमित शाह ने ये कहा था, उनसे ये पूछा गया था कि पीओके के बारे में आपका क्या कहना, तो उन्होंने ये कहा था कि आप क्या बात करते हैं उसके लिए तो हम अपनी जान भी देंगे। यानी भारत का जो रिजॉल्व है पीओके को वापस लेने का वो सुदृढ़ है और वो ऐसा सुदृढ़ ही रहेगा। अब जहां तक आपका ये सवाल है कि क्या इस बारे में कोई और एक्शंस देखी जा सकती है, यानी क्या कोई मिलिट्री एक्शन होगा, लेकिन जो राजनाथ सिंह ने जो आज बात कही है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो पीओके के लोग हैं, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं वो अब भारत के साथ मिलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के साथ रह के उनका फ्यूचर खतरे में है, क्योंकि उन पर सितम ढाए जा रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से या पीओके की जो वहां की कठपुतली सरकारें हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो मिलिट्री एक्शन के बजाय ये हो सकता है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ही कुछ आवाजें ऐसी उठें जो पाकिस्तान को मजबूर करें, ताकि पाकिस्तान उस पर जो उसका गैर कानूनी कब्जा है हमारे इलाके पर, वो उसको छोड़ने पर मजबूर करे। जी मनोज जी बहुत शुक्रिया। हालांकि उन्होंने आफ्स्का को लेकर भी उम्मीद बधाई है, लेकिन फिर कभी इस पर और आपसे बातचीत करूंगा, कुछ और अहम इशूज हैं। तो शुक्रिया आपका। लेकिन राजनाथ सिंह ने ये बातें कही हैं और इससे ये दर्शाने की कोशिश की गई कि भारत बहुत ही मजबूती के साथ न सिर्फ ये कि सीमा, सम्मान, सरहद, बहुत सारी बातें उसमें कह दी गई हैं, और ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में भी कब वहां से आफ्स्का को हटा दिया जाए उस दिन का भी राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमें इंतजार है। आगे बढ़ते एक और अहम खबर, भारत पाक सीमा पर ड्रैगन, जी हां, अपनी नापाक साजिश से बाज नहीं आ रहा है। आप समझ गए होंगे, इस बार जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चीन पाकिस्तानी सेना की सीमा पर रक्षा तंत्र को मजबूत करने में मदद कर रहा है। पीटीआई को आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि सीमा पर पाकिस्तान के रक्षा तंत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए चीन मानव रहित हवाई और लड़ाकू हवाई वाहन, संचार टावर और भूमिगत केबल बिछाने में पाकिस्तानी सेना की मदद कर रहा है। इसे पाकिस्तान से चीन की दोस्ती और पीओके में चीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि पीओके में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक के तहत सड़क और जल विद्युत परियोजनाएं समेत कई गतिविधि भी चला रहा है। और इस खास और बहुत ही संजीदा और बहुत ही बड़े इस मुद्दे को देखते हुए इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव श्रीवास्तव, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ तो अभी हमने कुछ देर पहले ये बात बताई, और जो राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि पीओके हमारा हिस्सा है, कई बार कहते रहे लोग, और पीओके के लोग भी अब ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि वो भारत का हिस्सा बन जाए। दूसरी तरफ सरहद पर पाकिस्तान की इस तरह से पुष्टपनाही करता हुआ चीन, स्थिति को कैसे देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो जो पीओके के लोगों के बारे में मैं कहूंगा कि जो पीओके है वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के इलीगल ऑक्युपेशन में है। वहां के जो लोग हैं वो मूलतः भारतीय हैं और वो भारत में विलय चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान ने
जो जबरदस्ती के बल पर इलीगल तरीके से उनका ऑक्यूपेशन कर रखा है। और वो क्षेत्र एक समय अवश्य, मेरा ऐसा विश्वास है कि वो आएगा कि जिसमें कि पीओके का भारत में विलय होगा और हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर का जो वास्तविक स्वरूप है वो पूरा होगा। इतना कहने के बाद जो आपने दूसरा प्रश्न किया है, मैं उसके ऊपर आना चाहता हूं। देखिए, चाइना की जो मंशा है वो पूरे पाकिस्तान को एक उपनिवेश के तौर पर डेवलप करने की है। ये चाइना के लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है। चाइना जो एक बड़ी जो है मात्रा में $62 बिलियन से भी ज्यादा का जो उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो के तहत जो सीपीईसी की जो परियोजना है 2014 से चल रही है, उसमें उन्होंने काफी भारी निवेश किया है और इस माध्यम से वो पूरे पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसा चुके हैं। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि भारत की टेरिटरी है, वहां पर भी चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जल विद्युत परियोजना हो, अनेक तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को चाइना कर रहा है और इस माध्यम से वो अपने प्रेजेंस को वहां पर गहरा करता जा रहा है। और चाइना जब ये जो प्रोजेक्ट चला रहा है उसमें वो अपने वर्कर्स को भी वहां भेजता है और उन वर्कर्स के माध्यम से भी वो उन क्षेत्रों पर अपना एक अधिकार जैसा स्थापित करता जा रहा है, जो कि निसंदेह भारत के लिए चुनौती है। मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि चाइना जो जिस तरीके से अपनी उपनिवेशवादी साजिशें रच रहा है, ऐसे में हमें चाइना को आने वाले समय में वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। चाइना तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की जिस तरह से चाइना मदद कर रहा है और सीपेक के तहत जो भी उसकी गतिविधियां चल रही हैं वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चुनौती बन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर चुनौती है तो भारत भी तो मजबूत है। अभी तो रक्षा मंत्री पीओके को ये बता रहे हैं कि भारत का हिस्सा है, तो भारत भी अगर मजबूत है तो आने वाले दिनों में क्या हम ये देखेंगे कि इसको लेकर कोई एक मजबूत कदम उठ सकता है? अवश्य समय आने पर मजबूत कदम अवश्य उठाया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, गंभीर मंत्रणा चल रही है। जाहिर है कि ये जो भी ऑपरेशंस, जो भी भविष्य में जो कदम उठाए जाने हैं, ये एक सीक्रेट प्लान है और जाहिर है कि इसके बारे में बहुत पब्लिक में सरकार चर्चा नहीं कर सकती। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि इसके बारे में गहरी मंत्रणा और गहरी योजना चल रही है और समय आने पर इसका एग्जीक्यूशन भी होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं उनके अंदर बहुत ही व्यापक असंतोष है। वहां की जो पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड लोगों के कश्मीर के लोगों के साथ दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट करती है। जाहिर है कि एक इलीगल ऑक्युपेशन है। आप ये कहना चाहते हैं कि पीओके में गवर्नेंस की असफलता हमारे इरादों की सफलता हो सकती है? ये एक बड़ा कारण होगा कि जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग ही विद्रोह करेंगे और ये अवश्य जो है पाकिस्तान के हुक्मरान स्वयं से ही वो उन्होंने अपने अनेकों कृत्यों के माध्यम से वो वहां पर वातावरण निर्मित किया है कि जिसकी वजह से वहां के लोगों के अंदर का जो असंतोष है वो और अधिक व्यापक और गहरा होता जा रहा है। वहां पर आप देखिए तो चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, सभी में वहां के लोगों के ऊपर जो है पाकिस्तान की जो सेना है वो दमन करती है। वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस कराए जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तो वहां पे जो इन्वायरमेंट के जो डिग्रेडेशन को लेकर के जिस तरीके से जो है चाइना और पाकिस्तान मिलकर के वहां पे इन्वायरमेंटल जो वातावरण का जो शोषण कर रहे हैं अनेक प्रोजेक्ट के माध्यम से वहां पर। लेकिन क्या एक आखिरी सवाल आपसे, लेकिन क्या ये इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि जब कभी भी हम पीओके को लेकर एक बड़ा कदम उठा सकते हैं तब हमें यह समझना भी होगा कि पाकिस्तान या जो पड़ोसी मुल्क है सिर्फ वो यानी उसके जो है उसका इंटरवेंशन या जवाब के तौर पर सिर्फ वो नहीं होगा बल्कि उसके पीछे चीन भी होगा, क्या ये समझा जाए? देखिए, चाइना अवश्य वहां पर जो है किसी भी ऐसी स्थिति में चाइना और पाकिस्तान का एक गठजोड़ दिखाई देगा और हमें जो है एक टू फ्रंट वॉर की जो तैयारियां हैं उसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना होगा। यहां पर जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं स्पष्ट रूप से ऐसा मानता हूं और जैसा कि आपने भी कहा कि ये जो भारत है, नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का, ये एक बेहद सशक्त भारत है और साथ ही साथ जब यदि चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट पे यदि भारत को घेर सकते हैं तो हम आज चाइना और पाकिस्तान को मल्टीपल फ्रंट पर घेर सकते हैं। जाहिर है कि मेरा इशारा क्वाड की तरफ है
जो महाशक्तियां हैं वो चाइना के मंसूबों को समझती हैं। चाइना एक विस्तारवादी राष्ट्र है, उपनिवेशवादी राष्ट्र है। अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा देखा और राष्ट्रपति बाइडेन के बयान भी आपने देखे कि किस तरीके से वो चाइना की समय समय पर आलोचना करते रहे हैं। क्वाड का जो इनिशिएटिव है चाइना के विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद की वजह से ही बढ़ रहा है। पाकिस्तान का जो आतंकवाद है वो पूरी दुनिया के लिए चुनौती है, क्वाड के लिए भी चुनौती है। तो आज यदि चाइना और पाकिस्तान भारत को टू फ्रंट पे घेर सकते हैं तो आज तो जो भारत है वो पाकिस्तान को मल्टीपल फ्रंट पर घेर सकता है, चाइना को मल्टीपल फ्रंट पर घेर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अब पहले का भारत नहीं रहा है, इसमें बहुत सारे संदेश हैं उनके लिए भी जो हमारे दोस्त हैं और उनके लिए भी जो हमारे दोस्त नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक और अहम खबर, और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी सेना में उथल पुथल की खबर है। जी हां, पाकिस्तानी सेना में उथल पुथल की स्थिति पैदा हो गई है। न सिर्फ उथल पुथल की स्थिति पैदा हो गई बल्कि उथल पुथल वहां पर हो रही है। सेना ने एक लेफ्टिनेंट जनरल को बर्खास्त कर दिया है, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर को हटाया गया है, कुल 15 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। पाकिस्तानी सेना से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में उथल पुथल मची है। सेना ने एक लेफ्टिनेंट जनरल को बर्खास्त किया है, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर को हटाया गया है, कुल 15 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। इतने बड़े पैमाने पर यह बर्खास्तगी और ये हटाया जाना, ये क्या संदेश देता है? क्या पाकिस्तानी सेना के अंदर कुछ और ही स्थितियां पैदा हो गई हैं? क्या सेना के अंदर का जो डिसिप्लिन है, क्या उस पर कहीं ना कहीं एक चोट पड़ रही है, एक वार है, एक जरब है? तो ये स्थिति क्या बताती है? बहुत ही गंभीर स्थिति है। पाकिस्तानी सेना उथल पुथल है और सेना ने एक लेफ्टिनेंट जनरल को किया बर्खास्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर को हटाया गया, कुल 15 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। कर्तव्यों के पालन में विफलता की वजह से यह कार्रवाई बताई जा रही है। कर्तव्यों के पालन में यानी कि फर्ज की अदायगी, कर्तव्यों के पालन में विफलता की वजह से यह कार्रवाई बताई जा रही है कि की गई है। फर्ज की अदायगी में नाकामी इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर को हटाया गया है, कुल 15 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। तेजेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ जुड़ चुके, ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH। तेजेंद्र जी, इस खबर को किस तरह देखा जाए? देखिए विशाल, एक मेजर क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में। आपको याद होगा कि किस तरह से पाकिस्तान में जब इमरान खान को 9 मई को अरेस्ट किया था और किस तरह से केओस का माहौल फैल गया था। अब पाकिस्तान आर्मी ने आज ये फैसला लिया है, 15 ऑफिसर्स जिनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल है, 3 मेजर जनरल हैं, 7 ब्रिगेडियर हैं, इन लोगों को सर्विस से जो इमीडिएट इफेक्ट से डिसमिस कर दिया गया है। टोटल 15 ऑफिसर हैं और पाकिस्तान आर्मी का ये कहना है कि ये वो ऑफिसर हैं जो 9 मई को पाकिस्तान में हालात खराब हुए थे, जिस तरह से केओस था, एक सिविल अनरेस्ट फैला था इमरान खान के अरेस्ट के बाद। ये ऑफिसर जो हैं ये अपनी जो फर्ज है वो पूरी तरह से निभा नहीं पाए। लेकिन सूत्रों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान आर्मी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जितने भी 15 ऑफिसर हैं जिन्हें नौकरी से आज डिसमिस किया है, ये कहीं ना कहीं इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं, ये इमरान खान के लिए काम कर रहे थे। तो पाकिस्तान आर्मी जो है, पहले तो पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पाकिस्तान सरकार में हम लोगों ने फूट देखी, अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी में भी एक फूट जो है वो नजर आ रही है। जी विशाल जी बिल्कुल, यही सवाल मैं आपसे करने वाला था कि क्या माना जाए। एक तो समाज जो वहां का, पाकिस्तान का जो एक समाज है, पाकिस्तान का जो सियासी गलियारा है, पाकिस्तान का के जो थिंक टैंक है और पाकिस्तान जो अब सेना है, तो क्या इस खबर से, इस गतिविधि से और इस उथल पुथल से ये संदेश बिल्कुल साफ हो जा रहा है कि सेना में भी कहीं ना कहीं जहनी तौर पर, सोच के लिहाज से 2 फाड़ हो गए हैं और इससे कारण बन रहे इमरान खान? बिल्कुल सही कहा विशाल आपने। कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि पाकिस्तान एक फूट के कगार पे है। जिस तरह से पॉलिटिकल अनरेस्ट 9 मई से सामने आ रहा है कि इमरान खान को जब अरेस्ट किया गया, किस तरह पूरे पाकिस्तान के हर एक प्रोविंस में लोग सड़कों पे आ गए, जिस तरह से वायलेंस देखा गया। पाकिस्तान आर्मी वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाई, पाकिस्तान की जो पुलिस थी वो कंट्रोल नहीं कर पाई पाकिस्तान की सिचुएशन। और आज जिस तरह से ये फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स के बाद पाकिस्तान आर्मी जो है, क्योंकि
पाकिस्तान में सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो माना जाता है वो पाकिस्तान मिलिट्री को माना जाता है। अब कहीं ना कहीं आप देखिए, ये कोई छोटे दर्जे के ऑफिसर नहीं है। एक लेफ्टिनेंट जनरल है, 3 मेजर जनरल हैं, 7 ब्रिगेडियर हैं जिन ऑफिसर्स को नौकरी से डिसमिस किया है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो भी फूट की कगार पे है। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको अपने दी है वो यही है कि पाकिस्तानी सेना में इस वक्त उथल पुथल मची है। सेना ने 1 लेफ्टिनेंट जनरल को बर्खास्त किया है, 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर को हटाया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि शिमला में जो खबर है, भारी बारिश से अब तक प्रदेश में 83 सड़कें बंद करनी पड़ी हैं। 2 नेशनल हाईवेज पर यातायात प्रभावित हुई है। हिमाचल में विद्युत सप्लाई भी बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। करीब 140 ट्रांसफार्मर्स ठप पड़ गए हैं। वाटर सप्लाई की भी 7 परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। हटकोटी में पांव फिसलने से एक युवक पब्बार नदी में डूब गया है। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो इस वक्त की ज्यादा जानकारी के लिए और हम सीधे रुक करते हैं राजेंद्र का, जो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुटे। राजेंद्र, इस वक्त की क्या स्थिति है? वैशाल, कुछ मुसीबतों का पहाड़ छटना शुरू हुआ है इस पहाड़ी प्रदेश में और अब हल्की हल्की धूप निकलना भी शुरू हो गई। और सबसे बड़ी और सबसे राहत की खबर जो इस वक्त है वो यही है कि जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है वो वहां से अब एक तरफा यातायात शुरू हो गया है और करीब करीब 20 घंटे से यहाँ पर ट्रैफिक जाम था। बड़ी कतार वाहनों की लगी हुई थी और क्योंकि मैक्सिमम 90% के करीब इनमें टूरिस्ट फंसे हुए थे, तो ऐसे में दिक्कत अब आना शुरू हो गई थी क्योंकि लंबे समय से फंसे हुए थे। ऐसे में रोटी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, काफ़ी दिक्कत इन टूरिस्टों को हो रही थी धीरे धीरे और दिक्कत बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन अब प्रशासन की कड़ी मशक्क़त के बाद 3 जगह पर इसमें पूरे नेशनल हाईवे पे जो है तो वो रोड ब्लॉक हो गया था करीब 15 किलोमीटर के पैच के अंदर, और अब उसको हटा दिया गया है। एक तरफा वाहन अब यहाँ पर चलना शुरू हो गए हैं। एक राहत बड़ी खबर है, हालांकि अभी भी पहाड़ी से पत्थर और मलबा लगातार गिर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वाहन चलना शुरू हो गया है तो ऐसे में जो लंबे समय से टूरिस्ट फंसे हुए थे, लंबा जाम कई किलोमीटर का इसके ऊपर लग गया था, अब वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है, हल्का होना शुरू हो गया। तो ये बड़ी राहत की खबर हिमाचल के लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए जो उसमें फंसे हुए थे, और खासकर सरकार और प्रशासन के लिए कि अब NH बहाल हो गया। और पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले शुक्रवार से लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है और अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। आज दोबारा पांव फिसलने से एक मौत हुई है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की मौत की सूचना है, तो आंकड़ा थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन 10 के करीब लोग घायल हैं। इसकी संख्या भी बढ़ सकती है। नुकसान काफ़ी हुआ है। अकेले अगर हम PWD विभाग की बात करें तो PWD विभाग का नुकसान ही 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। इसके अलावा कई ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, 50 के आसपास ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। उसके अलावा कई छोटी छोटी संपर्क मार्ग हैं वो प्रभावित है। लेकिन अब क्योंकि आज धूप खिली है तो ऐसे में तो राजेंद्र, मौसम को लेकर क्या अनुमान है मौसम विभाग का? अगर धूप खिली है आज तो आने वाले दिनों में मौसम कैसा रह सकता है? अभी कुछ समय के लिए ये धूप खिली है, लेकिन आज की प्रेडिक्शन भी अच्छी नहीं है। कुछ देर बाद बारिश का अनुमान है। इसके अलावा कल भारी बारिश का अनुमान है। 30 जून तक हिमाचल प्रदेश में कई बारिश की प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी की गई है और आगे आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश। और ये जो बारिश है पूरे समूचे प्रदेश में है, स्कैटर्ड है, चाहे हाई हिल्स की बात हो, मिड हिल्स की बात हो या फिर लो हिल्स की बात हो, पूरे प्रदेश में बारिश है। केवल लाहौल स्पीति और किन्नौर के कुछ एक क्षेत्र हैं जहां कम बारिश का अनुमान है, बाकी पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है। तो हालांकि अब दिक्कत कम नहीं हुई है, लेकिन ये जो समय मिला है कुदरत की तरफ से, धूप खिली है, तो इस समय में जो बचाव कार्य है, खासकर रिस्टोरेशन का काम है, क्योंकि बहुत सी जो पेयजल परियोजनाएं उनमें भी गाद भर गई है। जैसे में वहां पर भी सफाई की जा सकती है, ट्रांसफार्मर जो ठप हुए हैं उनको दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है और सड़कों को तो कुल मिलाकर ये कि जो आगे आने वाले विभाग है और जो सरकार है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उन सब के लिए एक ये समय है कि वो बहुत सतर्कता बरते और लोगों के लिए भी है, जैसा CM सुक्खू ने भी ये अपील लोगों से की है कि वो जरूरी ना हो तो यात्राएं न करें, जरूरी ना हो तो नदी नालों से दूर ही रहें। बहुत शुक्रिया आपका
राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ 5 का मैच में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 के लिए तमाम बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।